हमारे साथ देख रहे हैं वो फौजी हैं जिनका इंटरव्यू आप लोगों ने बहुत से चैनलों पर देखा होगा, इनके बारे में जानते होंगे। और उस समय से साथ में हैं जब वीर अब्दुल हमीद लंगोटिया पहन के घूमते थे, पढ़ते थे, उस समय के से उनके साथ में रहे, खेले हैं और पढ़ाई एक साथ किए हैं, भर्ती एक साथ हुए हैं और जो है लड़ाई भी जो है दुश्मनों से लड़े हैं। तो पूरी जानकारी इनसे बातचीत करने के बाद मिलेगी कि किस तरह से जो है 3-3 लड़ाइयाँ लड़े, कैसे कैसे दुश्मनों को इन्होंने मात दिया और कितने दुश्मनों को ढेर किया, और इनको कई गोलियां भी लगी हैं। लेकिन ये गाजीपुर धरती है और गाजीपुर के धरती को जो है वीरों की धरती कही जाती है, और उसी वीरों की धरती से ये वीर योद्धा फौजी हैं जिन्होंने गोलियां क्या मौत को भी टक्कर दे के जो है आज हमारे बीच में हैं। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे मौका मिला इनके साथ बैठने के लिए, आज मुझे मौका मिला इनके साथ यहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर ले रहा हूँ, जो कि अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। तो दोस्तों हम इनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि क्या क्या था इनके जीवन में। जो शुरुआती लंगोटिया यार थे, उनके शुरुआती दौर से लेके अब तक की पूरी कहानी क्या है, वो सारी बातें बताएंगे। अभी इनका सर का स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि ऐसे योद्धा के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन विनती तो करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इनको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाएं। इनसे जो है हम हैं, हमसे ये नहीं है, इनसे हम लोग हैं सुरक्षित। अगर आज ये अपनी जवानी देश की सरहद पर नहीं बिताए होते तो आज शायद हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस करते। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आर्मी ज्वाइन किए और उन्हीं के कहने के अनुसार 4 साल के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी वर्दी, उनका ड्रेस, उनका पहनावा और उनका हाव भाव देखकर बड़ा हम लोग लालायित हुए। हम ही नहीं, गांव में कोई पहले उसके फौजी नहीं था, सब देख करके लालायित हो गए। और आ करके हमको अब्दुल हमीद जो बोले कि तुम इधर घूमो मत, जा कर के बनारस भर्ती है 16 अगस्त को, चले जाओ और भर्ती हो जाओ। हम भी 1958 में बनारस जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ही दिन के बाद चाइना जो है अटैक कर दिया हिंदुस्तान पर। तो हमारी पलटन तो एक रामपुर बुशहर से बहुत आगे है, थोड़ा सा वहाँ पर थी, और अब्दुल हमीद की पलटन जो है इस साइड में रानी खेत साइड से, क्योंकि उधर भी चाइना बॉर्डर पड़ता है ऊपर। तो ये लोग उधर से लड़े। लड़ने के बाद अब्दुल हमीद भी काफ़ी परिश्रम किए और मेहनती तो थे ही, काफ़ी लड़ाई लड़े, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा मात खा गए, क्योंकि उतना हम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो 62 की लड़ाई वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर उस समय हमारे पास कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं था, और न ही हम उतने तेज सर्दी को मतलब सहन करने वाले। 62 की लड़ाई में आप थे? हाँ, सहन नहीं कर पाएंगे ना उसकी ठंडी को। तो लेकिन चाइना जो है भाई उसके ऊपर वहाँ का रहने वाला, उसी वातावरण में पलने वाला है, इसीलिए वो कामयाब हो गया और हम लोग थोड़ा पीछे हो गए। आज भी हमारी ज़मीन को हड़प करके चाइना रखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद वो शांत हुए, बातचीत हुई, पंचायत बैठी विदेशों में, तो कुछ ज़मीन जो है ये हुआ कि भाई जीती हुई दे दो, लेकिन उस पहाड़ी ज़मीन को लेकर हम करेंगे क्या जहाँ कुछ फायदा ही नहीं होता। तो हमने एक हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनका ये था कि हम किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है पाकिस्तान भी अब उमड़ पड़ा। तो उस समय हम लोग 3 आदमी फौज के अंदर थे। अब्दुल हमीद हम लोगों से सीनियर थे, एक RBS यादव थे और एक गणेश पाल जो मैं हूँ। हम लोग छुट्टी आए हुए थे, तीनों आदमी आराम से, पूरा मैदान था,
खेल वेल हो रही थी, खेलते थे। फिर जब लड़ाई लड़ने का वो चांस हुआ तो हम लोगों को जो है टेलीग्राम आया और वापिस हम लोग छुट्टी से वापिस चले गए, कुछ छुट्टी छोड़ करके। तो अब्दुल हमीद उस समय अम्बाला में थे, हम चंडीगढ़ में थे और RBS यादव नासिक में थे। इसके बाद हमीद जो है जब लड़ाई लग गई 1 सितंबर से लड़ाई स्टार्ट हुई है। इसके बाद में हमीद ने बड़ा भाई हमको भी सांत्वना दी, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था, फोन ऑन सेटों से बताए कि गणेश अगर जितना तुमने ट्रेनिंग लिया है लड़ाई के मैदान में, अरे ट्रेनिंग सेंटर में, अगर उसको ध्यान में रख कर लड़ोगे तब तो लड़ाई में कामयाब होगे, नहीं तो वरना लाश जाएगी दामोपुर में। ये कह करके और हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में चले गए। तो हम गए अमृतसर और अब्दुल हमीद को भेज दिया खेमकर्ण सेक्टर की तरफ, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं तो अलग अलग क्षेत्र भी बांटा हुआ है। कुदरत बस चलते रहे, लड़ाई लड़ती रहे, सब कुछ होता रहा। और जब दुश्मन की ज़मीन काफ़ी हिंदुस्तान ले लिया, क्योंकि फौज तो लगी हुई जम्मू से लेकर कच्छ तक, पूरी मिलिट्री आर्मी हिंदुस्तान की लगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने हमीद जो है जब 9 सितंबर आया, लड़ाई इसके पहले मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हुई, 2, 3, 4, 5 चलती रही ऐसे। तो जब 9 सितंबर जिस दिन आया, पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब मैं अगर ऐसे रहूँगा तो हिंदुस्तान हमारा पूरा पाकिस्तान ही ले लेगा। तो उन्होंने पेटेंट टैंक को 9 सितंबर शाम को ही मार्च करा दिया। 101 पेटेंट टैंक मार्च किया है, जो कि वो पेटेंट टैंक जम्मू से लेकर कच्छ तक उनके थे। लेकिन मैदानी इलाके में जिधर से दुश्मन का दबाव ज़्यादा, हमारा दबाव था जहाँ पर, वहाँ पर उसने टैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दिया ताकि इनको पीछे हटाया जाए। और अब कुदरत की बात है कि मोहम्मदन कंपनी ही लड़ रही थी उस समय खेमगंज सेक्टर में। उस समय कास्ट वाइज मिलिट्रियाँ थी जी। मोहम्मदन अलग, राजपूत अलग, सिख अलग, अपने अपने आन मान के लिए लड़ते थे, आन मान के लिए अलग अलग लड़ते हैं। तो जब हमीद जो है 9 सितंबर को जब पेटेंट टैंक उनके सामने आ गया, उसके पहले हर आदमी हमारे इस देश का जब पेटेंट टैंक मार्च किया है तो थरथरा गया था कि उसकी मार को रोकने के लिए कोई इंडिया में है नहीं। लेकिन बाहर ऊपर वाला एक ऐसा है कि खुदा ने ही हमीद को खोज कर भेजा था। मालूम पड़ता था पेटेंट टैंक का दुश्मन हमीद को ही भेजा था। हमीद वही पहला आदमी है जो कि अमेरिका का एक पेटेंट टैंक पहले ध्वस्त किया। जब चेन पर उसके गोला मारा, और जब चेन, क्योंकि हमारे इंजीनियर बताए हुए थे, भाई हम लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं, तो उनको बताया गया कि अगर पेटेंट टैंक आ जाता है सामने तो उसके ऊपर गोला मारोगे तो कुछ होगा नहीं, उसके चेन पर मारो। जब चेन टूट जाएगा तो 16 चक्के उसके अंदर तितर बितर हो जाएंगे, वो चल नहीं पाएगा। एक टैंक में 7 आदमी होते हैं और 7 आदमी बड़े VIP होते हैं, खोपड़ी वाले होते हैं। उन्होंने क्या काम कर दिया कि अब 7 बेकार हो गए और टैंक से कोई बाहर निकलेगा नहीं। हमारे भी टैंक और दुश्मन का टैंक जो है 65 में 2:30 बजे रात को, 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, 2:30 बजे रात 10 हो गई, इसीलिए 10 मनाया जाता है। 2:30 बजे रात को अब्दुल हमीद से पहला टैंक जब टक्कर हुआ तो चेन पर मारे अल्लाह का नाम लेकर, जैसे हम लोग बोलते हैं जय बजरंगबली, तो कुछ जोश आ जाता है। जी जी, आता या नहीं?
कहीं भी आप अकेले फंसे हो और बजरंग हनुमान चालीसा कहते जाओ तो दर्द को दूर हो जाता है। तो उन्होंने अल्लाह खुदा का नाम लेकर के मारा, चेन टूट गया। जब चेन टूट गया तो उस आरसीएल गन पर बैठे हुए थे, यही आरसीएल गन जो है, लेकिन इसका बैरल थोड़ा छोटा है क्योंकि टेम्पररी है ना। तो ऐसे ही आरसीएल गन थी और उस पर हामिद बैठे थे। ड्राइवर का काम है ड्राइव करना, फायरर का काम है फायर करना, और लोडर का काम है कि बैरल खाली रैक से निकाले बैरल को डाल दे, बैरल में डाल दे गोला। 25 पाउंडर का गोला होता है वो, मतलब 12.5 kg का। वो गोला उठाकर उसमें डालना है। और हमीद जो थे फायरर थे, क्योंकि इनका निशाना बड़ा अचूक था, हिलता नहीं था। हमीद ने जब पहला टैंक तोड़ दिया तो आगे गाड़ी बढ़ी, तब तक दूसरा टैंक भी नजर आ गया। तो वही अल्लाह का नाम लेकर के और दूसरे टैंक को भी ध्वस्त कर दिए। इसके बाद ड्राइवर बोला सर अब किधर चलें, क्योंकि रात को नजर नहीं कुछ आ रहा है, आकाश में गर्दा मच गया है, कुछ पता नहीं चला कि हमारा कौन है और दुश्मन कौन है और हम हैं कहाँ पर, कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में हमीद ने बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो। तो दुश्मन के तरफ दाहिने मोड़ने से पीठ हो जाती है, तो दुश्मन के सामने पीठ नहीं करना है, छाती करना है। हमीद जो है जब वो किए तो दुश्मन की तरफ पीठ हो गई, लेकिन हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक दोनों आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे। ये दोनों का बैरल ऐसे नहीं होगा, ये दोनों आपस में ऐसे टक्कर मारेंगे, जिसका मेट्रोलॉजी कमजोर होगी वो टूटेगा। तो वो पीठ नहीं कहा जाएगा, वो बहुत बड़ी एक चालाकी कही जाएगी, बहुत बड़ा एक खोपड़ी वाला का काम कहा जाएगा। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भाई लड़ाई की उनकी इतनी जो भी चीज़ बताई जाती थी याद रखते थे। तब उन्होंने क्या काम कर दिया कि हमीद जो है ग्रेनेड निकाला और देखा कि हमारा टैंक और पाकिस्तान